वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी लाइव बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रायसेना की रेस में यशवंत सिन्हा पिछड़ रहे हैं। यूपी से कठिन हो रही है विपक्षी उम्मीदवार की डगर। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार को भारी समर्थन मिल रहा है और विपक्ष के कई नेताओं ने समर्थन देने का ऐलान किया है। ओपी राजभर का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान दिया गया है और राजा भैया ने भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने भी द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन किया है। बीएसपी नेता उमाशंकर सिंह का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन। तो देखिए, विपक्षी जो दल है वो भी एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं। ये बड़ी बात है, अहम बात है। यूपी से विपक्षी दलों की जो डगर है वो कठिन होती नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कई बड़ी पार्टियां हैं जिनमें क्षेत्रों का प्रभाव है, क्षेत्रों पर जिन पार्टियों का प्रभाव है उन सभी पार्टियों का जो समर्थन है वो द्रौपदी मुर्मू को ही मिल रहा है। राजा भैया ने भी एनडीए उम्मीदवार का ही समर्थन किया है। द्रौपदी मुर्मू को प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने भी समर्थन दिया है। बीएसपी नेता उमाशंकर सिंह का भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन। तो ये बड़ी बात है, अहम बात है, क्योंकि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लगातार समर्थन मिल रहा है और जो विपक्षी दल है और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनके लिए जो अब डगर है, जो रास्ता है वो अब मुश्किलों से भरा नजर आ रहा है और जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। विपक्षी दलों का जो समर्थन है वो द्रौपदी मुर्मू को मिला है। राजा भैया ने भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया है। तो दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव प्रसपा के प्रमुख, उन्होंने भी समर्थन द्रौपदी मुर्मू का ही किया है। बसपा नेता उमाशंकर सिंह का भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिला है। रायसेना की रेस में यशवंत सिन्हा पिछड़ रहे हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि यूपी से विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जो डगर है वो कठिन हो रही है। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार को भारी समर्थन यहां से मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो विपक्ष के कई नेताओं ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ओपी राजभर ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन देने की बात कही है। राजा भैया ने भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने भी समर्थन की बात कही है। तो बसपा नेता उमाशंकर सिंह ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। रायसेना की रेस में क्यों यशवंत सिन्हा पिछड़ रहे हैं वो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी से, उत्तर प्रदेश से जो डगर है उम्मीदवार की यशवंत सिन्हा की वो कठिन होती नजर आ रही है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने, कई बड़े दलों ने समर्थन देने का ऐलान किया है। और इसी पर हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, देखिए, यशवंत सिन्हा की जो डगर है वो तो अब कठिन होती जा रही है। यूपी में जो विपक्षी दल है जिनका कहीं ना कहीं उम्मीद थी कांग्रेस को भी कि यशवंत सिन्हा को समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नजर नहीं आया। बिल्कुल मनीषा, देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव का जो दौर है उस दौर को कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता होती है और जिस तरीके से देश में इस समय के राजनीतिक हालात हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है और देश के प्रधानमंत्री जिसके प्रस्तावक बने हों उसकी जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती है। हालांकि ये अभी इतिहास के गर्त में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, भविष्य में क्या होता है, क्योंकि राजनीति बड़ा खेल होता है और राजनीति में कई बार दरवाजे पर जाकर भी लोग ठहर जाते हैं। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां और जिस तरीके की गतिविधियां इस चुनाव में होती हुई नजर आ रही हैं उसमें बड़ा दिलचस्प नज़ारा उत्तर प्रदेश में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस तरीके से बुक्का देकर स्वागत किया यशवंत सिन्हा का, तो वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय राजनीतिक हलकों में बनना लाजमी है। लेकिन उनके चचा अगले ही दिन एक बयान जारी करते हैं जो द्रौपदी मुर्मू, जो एनडीए की जो उम्मीदवार हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो समर्थन कर रहे हैं, तो वो उनका समर्थन कर देते हैं। राजा भैया जैसे विधायक उनका समर्थन कर देते हैं। ओपी राजभर जो कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं उनके रथ पर सवार रहे और वो कहीं समाजवादी पार्टी के बिल्कुल घटक दलों में कहीं शामिल है और विपक्षी दलों में भी वो कहीं ना कहीं शामिल नजर आते हैं। विपक्ष में भी जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की शब्दावली उनकी होती है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जिस तरीके से उन्होंने समर्थन का ऐलान किया है, ये निश्चित तौर पर क्रॉस वोटिंग
होने की संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिल्कुल। उत्तर प्रदेश और इस जो चुनाव आने में वाली बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति है होता है, चुनाव क्योंकि के सबसे दिन ज्यादा महंगी जो 18 वोट जुलाई हैं, को चूंकि सबसे ज्यादा जो राजकुमार जी अधिक चुनाव होना अधिक है अधिक और अंक जो ऐसे में वोटों को क्रॉस मिलते हैं वोटिंग की अगर वो परिस्थिति हिंदुस्तान भी में। देखने को मिले तो वो भी गलत नहीं होगी, इसीलिए अभी से ही उम्मीद की जा रही है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश यूं ही खास नहीं है चुनावी मैदान में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर किसी तरह का आप राष्ट्रपति चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है वो इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर बड़े विपक्षी दल हैं, बड़े विपक्षी नेता हैं जो कि आप द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर और मजबूती द्रौपदी मुर्मू को मिली है बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार। बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर देखिए उत्तर प्रदेश को समझने की आवश्यकता है। 150 करोड़ की आबादी का देश यदि है तो तकरीबन 25 करोड़ जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं और उसके अलावा 403 विधानसभा सीटें हैं। इतना विशाल प्रदेश है, उसमें विशाल संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कई देश ऐसे हैं कि जो भौगोलिक स्थिति से, जो कहीं ना कहीं जमीन के स्तर पे हिंदुस्तान से छोटे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। और उत्तर प्रदेश अपने आप में हिंदुस्तान की राजनीति में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि देश को अगर प्रधानमंत्री देने की बात करें तो प्रधानमंत्री अभी तक के आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री, चाहे इंदिरा गांधी की बात कर लें, जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, तमाम ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। इस समय जो नरेंद्र मोदी इस समय अगुवाई कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में देश का गौरव स्थापित करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनारस से हैं। तो उत्तर प्रदेश को राजनीति में इसलिए भी बहुत अहम माना जाता है कि तमाम जो राजनीतिक समझ और राजनीतिक गतिविधियां यहीं से चलती हैं। 403 विधानसभा सीटें, क्योंकि एक एक विधायक को वोट करनी है, एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट करनी है, एक एक एमएलसी को वोट करनी है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश की जो धुरी है उस पर कहीं ना कहीं टिकेगा और इसके दूरगामी परिणाम मनीषा कहीं ना कहीं बहुत बेहतर दिखेंगे। और द्रौपदी मुर्मू, देखिए द्रौपदी मुर्मू ने जब सबसे पहले अपना द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के भी दलों का समर्थन मिल रहा है, क्या समझा जाए आने वाले दिनों में किस तरफ राजनीतिक की तरफ इशारा कर रहा है कि विपक्ष के कई बड़े नेता जो हैं, जहां पर कांग्रेस ही उम्मीद जता रही थी यशवंत सिन्हा के समर्थन में वोट जाएगा विपक्षी दलों का, लेकिन ये तो तस्वीर ही कुछ और आ रही है जब बड़ी विपक्षी दल ओपी राजभर और शिवपाल सिंह यादव जैसे जो नेता है वो समर्थन देने का द्रौपदी मुर्मू को ऐलान कर चुके हैं। क्या कारण क्या है मुख्य? देखो मनीषा, सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति में कहीं ना कहीं आदमी का करैक्टर उसके साथ चलता है, चरित्र उसके साथ चलता है। और अगर यशवंत सिन्हा के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बात की जाए, वो आईएएस अधिकारी रहे हैं, उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, चंद्रशेखर के बहुत करीबी रहे हैं। तो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं समझ जो है अपने फायदे के लिए वो लगातार काम करते रहे, क्योंकि चंद्रशेखर के करीब जाने के बावजूद और वो भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीब होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले गए। लेकिन उसके अलावा द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला, बिल्कुल जमीनी स्तर से निकल के आती हैं और एक पार्षद के तौर पर उन्होंने अपना काम किया, उसके अलावा विधायक के तौर पर काम किया, उसके अलावा मंत्री के तौर पर काम किया। तो तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, अब देश का प्रथम नागरिक बनने का अधिकार, क्योंकि लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो वोट का कोई भी नेता वोट का जब इस्तेमाल करता है तो वो कहीं ना कहीं उसका करैक्टर देखता है। और अगर करैक्टर की बात की जाए और कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात की जाए और कहीं ना कहीं संघर्ष की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू ने कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा से अधिक संघर्ष किया है। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पर जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उसको लाकर स्थापित करती है, तो इसको राजनीति में कई मायनों में अहम देखा करते हैं, समाज में करते हैं कि हमारी पार्टी से हर वर्ग का, चाहे वो किसी भी वर्ग का इंसान हो, वो संवैधानिक पद पर बना रहेगा। उसका संदेश कहीं ना कहीं उसको एक धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं और उसका एक सटीक जो उदाहरण है वो द्रौपदी मुर्मू भी समझी जा सकती है। ठीक है राजकुमार, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा और जानकारी के लिए। और इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बताएं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश भर में भव्य आयोजन होगा। हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी यूपी सरकार। 3 करोड़ से ज्यादा घरों और संस्थानों में तिरंगा फहराने का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो रखा गया है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 11 से 17 अगस्त तक कार्यक्रम रखा गया है। अब पूरे घरों में, क्योंकि प्रदेश में पूरा कार्यक्रम रहेगा, तो हर घर में अब तिरंगा यात्रा और तिरंगा फहराएगी बीजेपी।
स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश भर में भव्य आयोजन की तैयारी यूपी सरकार की है। हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी यूपी सरकार और 3 करोड़ से ज्यादा घरों और संस्थानों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य है, टारगेट है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 11 से 17 अगस्त तक ये कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जानकारी दी है और निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि पूरी तैयारियां कर ली जाए, क्योंकि 11 से 17 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर 3 करोड़ से ज्यादा घरों और संस्थानों में तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य है वो सेट किया गया है। और लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको दे, 14 जिलों में बीएसए से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। फील्ड पर ना निकलने वाले 14 बीएसए से जवाब तलब किया गया है, जवाब मांगा गया है। महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद का ये नोटिस जारी किया गया है और महानिदेशक ने सभी को नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि आखिरकार उपलब्ध क्यों नहीं हुए, अवेलेबल क्यों नहीं है। जिला और ब्लॉक स्तरीय निरीक्षण में 10% से भी कम है और बीएसए के लिए 1 महीने में 20 स्कूलों के निरीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएं कि इन जिलों में बीएससी ने निरीक्षण नहीं किया है। औरैया, अलीगढ़, बाराबंकी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर देहात और कुशीनगर, इसके अलावा महाराजगंज, प्रतापगढ़, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, उन्नाव, सीतापुर, श्रावस्ती, तो ये वो जिले हैं जहां पर निरीक्षण नहीं किया गया है। लेकिन अब सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी 14 जिलों के बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा है। कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया है कि आखिरकार निरीक्षण क्यों नहीं किया गया, दौरे क्यों नहीं किए गए और व्यवस्थाओं का जायजा क्यों नहीं लिया गया। गाजियाबाद, कानपुर देहात, कुशीनगर, तो ये तमाम वो जिले हैं। महाराजगंज, प्रतापगढ़, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, उन्नाव, सीतापुर और श्रावस्ती, ये वो जिले हैं जहां पर निरीक्षण नहीं किया गया। 14 जिले हैं ये जहां पर बीएसए से स्पष्टीकरण तलब किया गया है, जवाब तलब किया गया है। फील्ड पर निकले क्यों नहीं, फील्ड पर उतरे क्यों नहीं और फील्ड पर लोगों से संवाद क्यों नहीं साधा, ये वो प्रमुख चीजें हैं जो कारण बताओ नोटिस में लिखी गई हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलब किए गए हैं। तो फील्ड पर ना निकलने वाले 14 जिलों के 14 बीएसए को नोटिस जारी किया गया है। महानिदेशक बेसिक शिक्षा का नोटिस जारी हुआ है। और वो कहते हैं कि हौसले बुलंद हों तो सफलता कदम चूमती है और ये कहावत सच कर दिखाई बदायूं के सलारपुर ब्लॉक के एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने, जो कि जयपुर से एक ऐसी तकनीक फॉर्मूला लेकर आई जो आज छोटी सी लागत से एक बड़ा उद्योग बनता जा रहा है, जिसके उत्पादन की प्रशंसा न केवल बदायूं जनपद में हो रही है बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी प्रशंसा कर दी है। वहीं दूसरी ओर बदायूं के मुख्य विकास अधिकारी के साथ समूह की संचालिका रूबी सिंह, ज्योति सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खास मुलाकात भी की और अपने उत्पादन की विस्तृत जानकारी सीएम को दी। सीएम ने गोबर से पेंट बनाकर समूह की प्रगति जानकर समूह की महिलाओं की खूब तारीफ की, खूब प्रशंसा की। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अब खबर गोंडा से आपको बताएं, जहां पर आगामी 10 जुलाई को होने वाली ईद के त्योहार के दिन 496 मस्जिद और 217 ईदगाह पर नमाज और ईद त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें जिले के सभी पुलिस फोर्स, चारों तहसील के उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और धर्मगुरु मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने शांति कमेटी की बैठक के दौरान लोगों से ईद के त्योहार को सकुशल और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। अपनी तरफ से
शांति समिति की बैठक की गई है आज। आने वाला ईद उल अज़हा या बकरीद का त्यौहार और उसके बाद सावन का जो त्यौहार शुरू हो रहा है हमारा, उसको लेकर सभी गणमान्य लोगों के साथ मीटिंग की गई है। इस बैठक में पुलिस के अधिकारी और हमारे सभी अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं और इस बैठक में सबसे सहयोग की अपेक्षा की गई है। सबको बताया गया है कि जो भी त्यौहार है धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर एक दूसरे के साथ मनाएंगे। जो भी बलिदान पहले से होते रहे हैं जहाँ जहाँ पे वहीं पे की जाए, कोई अन्यत्र स्थल या कोई नया स्थल ना क्रिएट किया जाए, इसके बारे में सबको सचेत भी किया गया है। सभी हमारे जो धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने आशा व्यक्त की है, उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि वो लोग सभी त्यौहार जैसे पहले मनाते रहे हैं, आपसी भाईचारे से मनाएंगे। और अब अगली खबर भी गोंडा से ही आपको बताएं, जहां पर सदर तहसील के जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने औचक निरीक्षण किया और इसी दौरान जिला अधिकारी के निरीक्षण में कई खामियां और कमियां तहसील सदर को देखने को मिली। वहीं तहसील परिसर में कई जगह पर गंदगी का अंबार देखने को मिला, तो फाइलों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया जा रहा था, ये भी तस्वीर देखी गई। साफ सफाई और फाइलों के रख रखाव को लेकर जिलाधिकारी ने काफी नाराजगी व्यक्त की और इसी दौरान जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। सदर तहसील का औचक निरीक्षण आज किया गया। उसमें 2-3 कमियां हमें जो निकल कर सामने आई हैं कि साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत ही ख़राब थी। उसके लिए बताया गया कि हर जगह अच्छी साफ़ सफाई की व्यवस्था हो। और दूसरा हमने देखा कि जो हमारे नायब तहसीलदार और तहसीलदार के कोर्ट है उसमें फ़ाइल की रख रखाव की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जिसके लिए पेशकार को चेताया भी गया है और ये बताया गया है कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम सभी को बताया गया है कि अपनी कार्य प्रणाली सुधारें, जिससे कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण हम लोग टाइमली कर पाएँ। कई जगहों पे न्यायालय में ये पाया गया कि वहाँ पे जो फाइल का रख रखाव है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, फाइलें अद्यावधिक नहीं की जा रही है, उसके बारे में भी चेतावनी दी गई। और अब खबर यूपी के अमरोहा जिले से है, जहां पर पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश से बैराज से छोड़ा जा रहा है और पानी से अभी तक गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो चुका है। वहीं पर बाढ़ खंड विभाग के अधिकारी को भी अलर्ट कर दिया गया है। अमरोहा जिले में 97 गांवों पर बाढ़ का कहर मंडरा रहा है और इसे लेकर जिले के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। आपको ये भी बताएं कि ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के धनोरा तहसील क्षेत्र का है। आप जानते हैं कि जनपद के हमारे कुल 97 गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें से 4 गांव गंगा जी के बीच में आ जाते हैं। उनके लिए बोट की व्यवस्था करनी पड़ती है, नाव की। तो व्यवस्था कर ली गई है और हमारी नाव की व्यवस्था नावें चल भी रही है, जहाँ पे आवश्यकता है वो चल रही है। और अभी पानी का स्तर ज़्यादा बढ़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है और हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हो गई हैं, हमारे अधिकारी एक्टिव हो गए हैं और अपना कार्य में लग गए हैं। बाकी जो अगर आवश्यकता होती खाद्यान्न वगैरह की तो भी हमने तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी कर ली गई है और कहीं किसी कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। बाढ़ अभी तो गंगा में बता रहे हैं जी फुल चल रही है, पर अभी तक बाहर तो नहीं आई, पर इसका पता भी नहीं कब बाहर निकल जाए जी। अभी तक तो कोई नहीं करवाएगी, अभी तक कोई सूचना नहीं ऐसी आई हमारे पास। इधर 100 गांव हैं जी, कम से कम 100-150 गांव हैं, तो उसमें फ़िलहाल 10 गांव ऐसे हैं जो ज़्यादा पीड़ित हैं, जो बिल्कुल ही डूब जाते हैं जब गंगा आती है। ये तो बहुत होगी, कई एकड़ बैठेगी, कई हजार एकड़ बैठेगी, कई गांव बैठ रहे हैं, मुकारमपुर, पवसरी और हमारा देवीपुरा इंगे, बिरामपुर, मुकारमपुर, चांदरा, बिरामपुर, रामपुरा, इनमें तो ये धो रहे के शेरपुर लो बिल्कुल वो है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसी को लेकर आज हम गंगा के तट के किनारे इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैराज द्वारा जो पानी छोड़ा गया है उसको लेकर जो है गंगा का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गंगा का जो उफान है वो धीरे धीरे यहाँ पर वो बढ़ रहा है। वहीं बात कर रहे हैं तो धनोरा खादर क्षेत्र में 97 गाँव ऐसे हैं जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं बात करें तो गंगा पार 4 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उसी को लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और बाढ़ खंड विभाग को जो है पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है और प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। बात करें तो आम जन मानस को जो है अभी किसी तरह की यहाँ कोई हानि नहीं नज़र आ रही है और किसी तरह का जो है फसलों में
नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। अभी खाली जो है जल स्तर वो यहाँ पर बढ़ता नज़र आ रहा है और प्रशासन जो है पूरी तरह अलर्ट है। मैं कैमरा पर्सन के साथ जयदेव सिंह, नेटवर्क 10, अमरोहा। और वहीं अगली खबर अमरोहा जिले से ही आपको बताएं, जहां पर डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी और एसपी की तरफ से कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रमुख मार्गों के अवैध कट, गड्ढों, क्षतिग्रस्त रोड और बिजली के टूटे लटकते खुले तारों और जर्जर खंभों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। इसी दौरान जिलाधिकारी और एसपी ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी और अधीक्षण अभियंता विद्युत को जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाई करवाने के निर्देश भी दिए। इसी मौके पर डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से पहले अमरोहा शहर के अतरासी चौराहे से के खंभे में लटकते हुए टूटे हुए खुले तारों का निरीक्षण किया और उसके बाद नौगावा सादात के मुख्य चौराहा, नहर चौराहा, शिवाला थाना में विद्युत की लटकती तारें, जर्जर खंभे का जायजा लिया। इसके बाद धनौरा में पुलिस चौकी रसूलपुर के रास्ते के क्षतिग्रस्त मार्ग का निरीक्षण कर अवर अभियंता पीडब्ल्यूडी को शीघ्र मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित क्षेत्राधिकारी को निर्देशित करते हुए ये कहा कि जहां जहां पर भी भंडारे लगते हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए और उनकी सूची बना ली जाए और श्रद्धालुओं को आने जाने, ठहरने और जलाभिषेक में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अधिकारी और पुलिस की तरफ से श्रद्धालुओं के साथ किए जाने वाला व्यवहार प्रेम और सौहार्द की भावना से जुड़ा होना चाहिए। यूपी के फिरोजाबाद जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस एनकाउंटर के दौरान एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को गोली लगी, जिसके कारण वो घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने 20,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया और ये घटना थाना दक्षिण क्षेत्र के लालऊ रोड की है। आपको ये भी बताएं कि शुक्रवार की देर रात को थाना दक्षिण पुलिस ने एसओजी पुलिस की मदद से 20,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा था और पकड़े गए बदमाश पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा लूट और डकैती के मामले पहले से ही दर्ज हैं। थाना दक्षिण क्षेत्र की पुलिस एसओजी के साथ मुखबिर खास की एक सूचना पर एक गांव है लालऊ, उसके पास लगी हुई थी, जहां पर एक बदमाश की सूचना थी। जो बदमाश डकैती के अभियोग में काफ़ी दिनों से वांछित है थाना दक्षिण से ही और 20,000 का इनामिया भी है तथा लाइन पार से एचएस भी है। इस बदमाश का नाम वीरेंद्र सन ऑफ सुगर सिंह है, जो कि लाइन पार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस बदमाश को बाइक से आता हुआ देखते ही जैसे ही पुलिस पार्टी ने इसको आवाज़ देकर रोकने का प्रयास किया, बदमाश ने तत्काल इस पर फायर कर दिया पुलिस पार्टी पे। जवाब में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिससे बदमाश के निचले हिस्से पर गोली लगी है। इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।